हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शेखर और आज तारीख है 5 जून 2026 और हम लोग साथ में मिलकर द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और मैंने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को सेलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वो न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो निकोबार पोर्ट हैज़ नो स्ट्रैटेजिक गोल्स, गवर्नमेंट बॉडी सेड इन 2024। तो सबसे पहले न्यूज़ को कवर करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। तो बेसिक ये है कि ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, हमारा प्यारा देश इंडिया। और यहाँ पे देखिए, ये रहा अंडमान निकोबार। ओके, ये वाला रीजन, इसको अगर जूम करके देखें तो ये दिखता है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ऊपर में अंडमान आइलैंड, ये पूरा अंडमान आइलैंड और नीचे में है निकोबार, इसीलिए इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये वाला एरिया देखिए, ये नीचे वाला एरिया को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ओके, यहीं पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 81,000 करोड़ का। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 81,000 करोड़ का। तो इसमें बेसिकली क्या बात किया जा रहा है, इसमें कुछ चीज़ें डेवलप की जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो वो चीज़ें कौन कौन सी होगी, तो ICTT या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं ICTP, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल या पोर्ट, जो भी कह लीजिए आप। ये वाला है एरिया ग्रेट निकोबार का। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, यानी हिंदी में बोले तो बंदरगाह, शिप के लिए। ओके, बड़े बड़े पानी के जहाज़ों के लिए यहाँ पे डॉकयार्ड डेवलप किया जा रहा है। ये एक होगा उसमें ग्रेट निकोबार में। दूसरा क्या चीज़ होगा कि एक टाउनशिप मीन्स एक रेसिडेंशियल इलाका डेवलप किया जाएगा जिसमें कॉमर्शियल, लॉजिस्टिक या फिर डिफेंस फैसिलिटीज़ होंगे। ओके, ये दूसरा चीज़। एक और चीज़ इस प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूडेड है, तो एक है एयरपोर्ट। ठीक है, ये देखिए, एक है एयरपोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि दोनों सिविलियन पर्पस बोले तो पब्लिक के लिए या फिर मिलिट्री, दोनों पर्पस के लिए ये बनाया जा रहा है एयरपोर्ट। दूसरा क्या है कि एक पावर प्लांट बनाया जाएगा ये वाले एरिया में। ओके, एक पावर प्लांट बनाया जाएगा जो कि चलेगा गैस पे और सोलर से। ओके, पावर प्लांट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक प्लांट डेवलप किया जाएगा यहाँ पे, जो कि गैस और सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, और क्या किया जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, तो टूरिस्ट के लिए कुछ जोन डिसाइड किए जाएंगे कि इस एरिया में टूरिस्ट आएंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो टोटल ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है 81,000 करोड़ का, उनमें 1 2 3 4 5 चीज़ों की बात की जा रही है। पहला क्या है, एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा। ये गलेथिया बे के पास में है, ये वाला, इसको बोलते हैं गलेथिया बे। ओके, ये वाला पानी वाला एरिया। तो यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे एयरपोर्ट एक होगा। तीसरी, यहाँ पे एक टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। चौथी चीज़, यहाँ पे सोलर और गैस को यूज करके एक पावर प्लांट बनाया जाएगा। और लास्ट, टूरिस्ट जोन बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये नेशनल पार्क हो गया, तो टूरिस्ट जोन डेवलप किया जाएगा। तो ये तो बेसिक्स था। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2021 में। ओके, 2021 में नीति आयोग के द्वारा ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था। तो चलिए अब न्यूज़ की बात करते हैं। न्यूज़ की बात करें तो 2024 में
आज से 2 साल पीछे अगर जाएं तो 2024 में एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसने कहा था कि ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यानी कि ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो कि पोर्ट डेवलप करना। वो कहता है कि वो स्ट्रैटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है, कहने का मतलब यहाँ पे पोर्ट डेवलप किया जाएगा। ओके, तो इस रीजन में हमारा क्या होगा, एक बेस होगा, यानी कि हम यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं, आसपास एरिया में हम सर्विलांस कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, चाइना के थ्रेट को कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आसपास इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब देशों का जो शिप है वो यहाँ पे आकर डॉक कर सकता है, यानी यहाँ पे आकर रुक सकता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, इसके लिए ये बनाया गया था, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये बनाए जाने की बात की जा रही थी। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये एक सरकारी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है, जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को देखती है। ओके, ये द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है, ओके, इसने क्या क्या कहा था कि ये जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को सर्व नहीं करता है, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, इसमें कुछ कमियां हैं। ओके, इसमें कुछ कमियां हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, अ लिटिल ओवर अ ईयर लेटर, यानी कुछ साल के बाद, द सेम प्रोजेक्ट वाज फॉर्मली नोटिफाइड एज अ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कुछ समय के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ओके, ये कहा गया। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्शियां हैं। तो एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि एक हैं पर्सन जिनका नाम है पंकज सिखारिया, ऐसा ही कुछ उनका नाम है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। ओके, तो उस पर ग्रेट निकोबार पे कुछ कंट्रोवर्सी है। तो यही कहा जा रहा है कि एक जो है गवर्नमेंट बॉडी वो कह रही है कि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव फेल हो रहा है, यानी इसमें कुछ कमियां हैं। एक कह रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके बाद इसी न्यूज़पेपर पे आगे बात की जा रही है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ICTP, यानी कि एक पोर्ट, एक टाउनशिप, एक एयरपोर्ट, गैस पावर प्लांट और एक टूरिस्ट जोन की बात की जा रही है। इसके बाद ICTP के बारे में बताया जा रहा है कि ये ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए, यानी कि जो पानी के जहाज़ कोलंबो, सिंगापुर, ये सब से आते हैं। तो हम $200 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बात की जा रही है कि ये मिलिट्री सिक्योरिटी के लेंस से अगर देखें तो ये चाइना के थ्रेट को कम करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सर्कल किया है जो कि आंसर राइटिंग के लिए काम में आ सकता है, कि एक प्लस पॉइंट, एक फेवर में, एक अगेंस्ट में पॉइंट लिखने के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप ये रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये सब चीज़, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करता है। चलिए, अगला न्यूज़ है इसी पेज पे, जो कि है IMD, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ओके, जो कि मानसून के बारे में कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले चलिए बेसिक्स को देख लेते हैं। ओके, तो क्या है कि इंडिया में मानसून यानी कि रेनी सीजन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मानसून यानी कि बारिश कहाँ पे आती है, तो ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया है केरला का। तो इधर से हवा चलती है ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे,
तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ से और वेस्ट की ओर से। इधर क्या है देखिए, ये अगर देखें तो ये क्या है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो इस डायरेक्शन से हवा जा रही है, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो इधर से हवा जो जा रही है उसके साथ मानसून भी इंडिया में जाती है, यानी कि बारिश भी इंडिया में जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बरसात की शुरुआत होती है केरला में। ओके, इसके बाद ये हवा के साथ ट्रेवल करके देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती है। तो बात की जा रही है केरला की, कि केरला में इस साल जो है मानसून कुछ दिन डिले आया है, यानी कि हर साल मानसून जो है 1 जून को आ जाता है। यानी कि अगर टाइम पे बोले कि मानसून इंडिया में कब इंटर करता है, तो 1 जून को इंटर करता है। ओके, लेकिन इस बार क्या है, मानसून 3 दिन लेट से आया है इंडिया में। तो वही साउथ वेस्ट मानसून जो है वो IMD ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और बोली है, द मानसून हैज़ अराइव्ड 3 days लेटर दैन द नॉर्मल ऑनसेट डेट ऑफ June 1। यानी कि 3 दिन बाद 1 जून को आना था मानसून, अब आएगा 4 जून को। ओके, तो ये बात की जा रही है। इसके कारण क्या है, तो इसका कारण है कि एल नीनो चल रहा है। एल नीनो क्या है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यूट्यूब पे एनिमेशन वाला एक वीडियो देख लीजिएगा। आप इजीली सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा ये वीडियो। आप एल नीनो पे एक वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका मेन कारण क्या था, तो एल नीनो का टाइम चल रहा है। ओके, जिसके कारण बारिश इस बार कम होगी, जो कि खरीफ फसल को जो है वो इम्पैक्ट करेगी, अच्छी फसल नहीं होगी। ओके, आगे लिखा हुआ है अ पुअर मानसून, यानी कि अच्छी बारिश नहीं होगी। अ पुअर मानसून वुड टाइटन रिजर्वायर डिस्चार्ज, स्लो ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड स्ट्रेन अ फार्म सेक्टर इन विच मोर देन हाफ द क्रॉप्ड एरिया इज रेन फेड। यहाँ पे बात की जा रही है कि मानसून अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण जो रिजर्वायर है, यानी कि जो पानी इकट्ठा करने का डैम है, बैराज हैं, ये सब पे प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि इनके ऊपर पानी नहीं है। ओके, और ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है वो भी कम जा पाएगा, अच्छी फसल नहीं होगी। यही बात की जा रही है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने उन इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर किया है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने वो बिल्कुल कवर नहीं किया हुआ है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेलेक्ट कर पाएँ कि क्या पढ़ना है। इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन चीज़ों को देखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है, एक दिन की बात नहीं है कि आपको एकदम से आ जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए, ये चीज़ धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। ओके, तो अगला न्यूज़ है पेज नंबर 4 पे, जो कि है इबोला वायरस के बारे में। तो बात कुछ ऐसा है कि कुछ टाइम पहले से इबोला एक डिजीज़ है जो कि 3 वायरस से फैलता है। एक नाम है इबोला, एक है सूडान का वायरस वेरिएंट इसका, एक है बूंदी बुगियो वायरस। तो ये 3 जो वायरस है वो 3 वायरस से इबोला डिजीज़ जो ये फैलता है। अब बात करें करंट में ये कहाँ फैला हुआ है, तो करंट में ये फैला हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, वो कुछ कंटिनेंट्स में डिवाइडेड हैं। ओके, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशेनिया। वैसे ही अफ्रीका जो एक कंटिनेंट है वहाँ पे कुछ देश हैं, जैसे में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, युगांडा, वहाँ पे इबोला वायरस फैला हुआ है। ओके, और ये किस वायरस से फैला हुआ है, तो द करेंट आउटब्रेक इज कॉज्ड बाय द बुंदीबुगियो स्पीसीज। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि ये वायरस जो है बुंदीबुगियो वायरस जो है वो किस डिजीज़ से रिलेटेड है, निमोनिया या फिर कोई और डिजीज़, और उसी में ऑप्शन रहेगा इबोला। तो अगर आप
ध्यान देंगे तो इबोला को टिक कर देंगे। ओके, चलिए अब न्यूज़ को कवर करते हैं। ओके, न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ है तो कि 3 जो इंडियंस हैं, 3 जो इंडियन हैं वो यहाँ से आए हैं, इन देशों से आए हैं, अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्रीज से वापस इंडिया में आए हैं क्योंकि वहाँ पे इबोला वायरस फैला हुआ है। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा हुआ है अभी। बस यही न्यूज़ है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग न्यूज़ जब कवर करेंगे तो न्यूज़ कवर करते हुए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूँगा, आपको भी न्यूज़ साथ में पढ़ना है। ओके, तो ऐसा करने के लिए मैं कुछ आपको टास्क दूंगा। जैसे मैं आज हम लोगों ने साथ में मिलकर न्यूज़ पढ़ा तो मैं होमवर्क दूंगा कि ये स्टार किया हुआ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप खुद पढ़ेंगे एज ए होमवर्क, और मैं भी इसको अपने से खुद से पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हम लोग ऐसा पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे के साथ इंगेज होकर पढ़ाई करेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे इस पेज नंबर 12 पे मिला। ओके, तो 12 नंबर पेज पे न्यूज़ है वेनेजुएला और इंडिया से रिलेटेड। तो बात कुछ ऐसा है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोला मादुरो, ठीक है, निकोला मादुरो, वो अरेस्ट कर लिए गए थे। न्यूज़ में बहुत आया था यूएस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी हैं। एक्टिंग बोले तो ये एक्टिंग एक्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, ये एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे अभी। ठीक है, जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। ये है वो लेडी, ये है एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला की। ठीक है, अब वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला कहाँ पे है? तो ये देखिए हमारा प्यारा देश इंडिया यानी भारत। ये अफ्रीका है, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये है अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है साउथ अमेरिका, ये पूरा कंटिनेंट को बोलेंगे साउथ अफ्रीका। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। तो यहीं के एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया में अभी आए हुए हैं और बातचीत चल रही है। तो बातचीत किस मामले में चल रही है? तो क्रिटिकल मिनरल, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में बात चल रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी की बात की जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो ये देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम यहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे न्यूज़ को अब कवर करते हैं। ओके, आगे देखिए, वी हैड एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज। ये कहा है मोदी जी ने, और डेल्सी रोड्रिगेज के बातचीत में जो आउटकम आया वो आउटकम की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, आवर कोऑपरेशन विथ वेनेजुएला होल्ड्स इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर ग्लोबल साउथ। ओके, ग्लोबल साउथ की बात करें तो ये देखिए, ये पूरा है ग्लोब, ये पूरा है ग्लोब। ठीक है, और साउथ की बात करें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो ये वाला एरिया पूरा ग्लोबल साउथ कहलाता है। ये वाला एरिया ग्लोबल साउथ, जैसे आपने सुना होगा साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला एरिया, वैसे ही ग्लोबल साउथ बोले तो ब्राज़ील, ये सब एरिया आ जाता है। ओके, चलिए अब एक प्रेस रिलीज में वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने कहा द मीटिंग वाज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ बोथ नेशंस इन द जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल साउथ and on boosting mutual beneficial macroeconomic agreements. It described India as one of the main destinations for the nation's energy export. यहाँ पे देखिए energy export, making energy security a fundamental
पिलर ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप, यानी कि ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि क्या क्या बातचीत चल रही है वेनेजुएला और इंडिया के साथ, और ये वेनेजुएला गवर्नमेंट के तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारा जो रिलेशन है वो मजबूत करना है ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में, और हमारा जो रिलेशन है वो एनर्जी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ये फंडामेंटल पिलर है बायलैटरल रिलेशन का। एनर्जी एक्सपोर्ट बोले तो वेनेजुएला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ही अच्छे अमाउंट में है, तो ये एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, यानी कि क्रूड ऑयल बेचता है और हम क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप का एक फंडामेंटल पिलर है। ओके, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा। तो यही है न्यूज़। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया और यूके से है क्रिटिकल मिनरल पे, ठीक है। थोड़ा सा पहले बेसिक्स देखते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल जो है वो आपको, ये जो पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के ये जो रेड से हाईलाइट किए हुए एलिमेंट्स हैं, ये हैं क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल बोले तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन अभी जो आप देख रहे हैं, या फिर फर्टिलाइज़र में भी क्रिटिकल मिनरल होते हैं जैसे पोटाश में। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनके अंदर भी यूज होता है क्रिटिकल मिनरल। ये कौन कौन से होते हैं? लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, मैग्नीज, ये सब। और कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रिक वायरिंग, इन सब चीज़ों में भी होता है क्रिटिकल मिनरल। तो लगभग डेली हम जो कुछ चीज़ें यूज करते हैं उनमें क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन, ओके, फॉर्मली लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, द प्लेटफॉर्म टू बी ज्वाइंटली ऑपरेटेड बाय इंडिया एंड यूके। ओके, तो बात की जा रही है कि इंडिया एंड यूके ने दोनों में साथ मिलकर एक मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब कि क्रिटिकल मिनरल एक दूसरे को सप्लाई करने का एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है इंडिया और यूके ने मिलकर, ठीक है। कि जिसके पास क्रिटिकल मिनरल अच्छे अमाउंट में है वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंडिया एंड यूके विल इंस्टीट्यूट अ डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म, data-driven platform to monitor and analyze global critical mineral supply chain. This is a major step towards strengthening critical mineral supply chain, supporting clean energy transition and build resilient global supply chain through the India-UK partnership. यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया एंड यूके जो मिलकर ये सप्लाई चेन मॉनिटरिंग के लिए जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, इससे ग्लोबल सप्लाई को मॉनिटर करेंगे और जो है क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई को ये क्या है मॉनिटर करेंगे और इसका यूज करेंगे। ओके, तो यही है ये न्यूज़। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो अगला न्यूज़ है डिफेंस से रिलेटेड। ओके, तो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि बजट 2026 में, यूनियन बजट 2026 में जो है 2026 में जो है वो अलग अलग एरियाज़ को बजट एलोकेट किया जाता है, मतलब कुछ फंड दिया जाता है। तो वैसे ही एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वैसे ही एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस बार बजट दिया गया था, मैं थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ, बजट दिया गया था 7.8 लाख करोड़ का।
जो भी हाईएस्ट एमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज हैं, यानी जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसको फंड दिया गया। उसमें से सबसे ज़्यादा फंड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो कि 7.85 लाख करोड़ है। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सभी मिनिस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा बजट दिया गया, जो कि 7.85 लाख करोड़ है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए अब न्यूज़ को कवर करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिवाइज द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेज वाया द फ्रेमवर्क फॉर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर फॉर डिफेंस सर्विसेज। बात ये की जा रही है कि जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है, यानी यूज करने, जो हम फाइनेंस पैसा देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो बजट को यूज करती है, उस पैसे को यूज करती है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पावर, ठीक है। उसका जो है फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें ये चेंज क्यों किया गया है? तो ये चेंज किया गया है to enhance operational efficiency, accelerate procurement and strengthen self-resilience in the defense sector। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जैसे मिसाइल खरीदना किसी देश से, फाइटर जेट खरीदना, ये या फिर आत्मनिर्भर भारत यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, तो उन सबको मजबूती मिले, खुद से कुछ डिसीजन ले सके, तो इसीलिए ये थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। ओके, तो यही है वो न्यूज़, थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है नहीं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे ज़्यादा बजट किसे दिया गया है। ओके, तो इसके बाद मैंने ये न्यूज़ पेपर को पूरा देखा, कुछ इम्पोर्टेंट मुझे वैसा लगा नहीं इस न्यूज़ पेपर में आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।